दशकों तक इतिहासकारों ने लिथुआनियाई लोगों को स्लाविक दुनिया का हिस्सा माना। उनकी सीमाएं, धर्म और राजनीतिक इतिहास इस विचार की पुष्टि करते दिखाई दिए। लेकिन जब आनुवंशिकीविदों ने लिथुआनियाई डीएनए का अनुक्रमण शुरू किया, तो परिणामों ने एक अलग कहानी सुनाई, ऐसी जो खेती, धातु और नगरों के अस्तित्व से भी पहले की थी। आधुनिक लिथुआनियाई यूरोप में हिमयुग के शिकारी संग्राहकों की सबसे अधिक आनुवंशिक हिस्सेदारी रखते हैं, जो बाद की प्रवासन लहरों से लगभग अप्रभावित है। यह बताता है कि उनकी जड़ें उन पहले मनुष्यों तक पहुंचती हैं जो हिमनदों के पिघलने के बाद बाल्टिक क्षेत्र में आए थे। तो यदि लिथुआनियाई स्लाविक नहीं हैं, तो वे वास्तव में किस प्राचीन संसार से आए? लिथुआनिया यूरोप के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है, बाल्टिक सागर और बेलारूस तथा लातविया के वनों के बीच। आधुनिक इतिहास के अधिकांश भाग में विद्वानों ने लिथुआनियाई लोगों को स्लाविक जनसमूहों में रखा, क्योंकि सदियों से उनके राजनीतिक संबंध और साझा पूर्वी यूरोपीय संस्कृति रहे। लिथुआनियाई राज्य ने कभी स्लाविक भाषाओं में शासन किया और बाद में पोलिश तथा रूसी प्रभाव को भी आत्मसात किया, जिससे यह धारणा और मजबूत हुई। परंतु पिछले दशक के आनुवंशिक अध्ययनों ने इस विचार को चुनौती दी। आधुनिक जीनोम अनुक्रमण से पता चलता है कि लिथुआनियाई लोग पश्चिमी और पूर्वी स्लावों दोनों से अलग एक विशिष्ट समूह बनाते हैं। उनका डीएनए उन पैटर्न्स को संजोए हुए है जो यूरोप में खेती आने से हजारों वर्ष पहले के हैं। यदि आनुवंशिकी यह चित्र बदल रही है, तो लिथुआनियाई वास्तव में किस प्राचीन जनसमूह से संबंधित हैं? जब लिथुआनियाई जीनोम का पहली बार विश्लेषण हुआ, तो शोधकर्ताओं को उम्मीद थी कि यह अन्य यूरोपीय जनसंख्याओं जैसा होगा, जो नवपाषाणकालीन किसानों और बाद के कांस्य युग प्रवासों से आकार में आए। लेकिन उन्हें पश्चिमी शिकारी संग्राहक वंश का प्रमुख संकेत मिला, वही जो कृषि के उदय से पहले यूरोप में फैले हुए थे। ये हिमयुग के जीवित बचे लोग थे, जिनका डीएनए आधुनिक यूरोपीय जीनोम का केवल एक छोटा हिस्सा बनाता है। लिथुआनिया में यह घटक महाद्वीप में सबसे अधिक स्तरों में से एक पर पाया गया, पोलैंड, जर्मनी या स्कैंडिनेविया से भी अधिक। इसका अर्थ है कि जनसंख्या का आनुवंशिक आधार मेसोलिथिक यूरोपीय लोगों के बहुत करीब बना रहा, बाद के समूहों से बहुत कम मिश्रण हुआ। तो ये शिकारी जीन यहां टिके कैसे रहे, जबकि अन्यत्र लगभग गायब हो गए? हिमयुग के बाद लिथुआनिया का भूभाग दलदलों, वनों और घुमावदार नदियों का जाल बन गया। ये प्राकृतिक अवरोध यात्रा को सीमित करते थे और बड़े पैमाने पर खेती को कठिन बनाते थे। जब दक्षिण से नवपाषाण किसान नई फसलें और जीन लेकर यूरोप में फैले, तो उनकी गति बाल्टिक किनारे पर धीमी पड़ गई। पुरातात्विक और आनुवंशिक प्रमाण बताते हैं कि इस क्षेत्र में शिकारी संग्राहक परंपराएं मध्य या दक्षिणी यूरोप की तुलना में कहीं अधिक समय तक चलीं। मातृवंशीय हैप्लोग्रुप जैसे U5, U4 और H, जो मेसोलिथिक लोगों में आम थे, लिथुआनियाई नमूनों में प्रमुख बने रहे, जिससे शुरुआती बसने वालों की निरंतरता सिद्ध होती है। जनसंख्या छोटी, स्थिर और बाहरी प्रवास से लगभग अप्रभावित रही, लेकिन यह एकांत सदा नहीं रहने वाला था। बाल्टिक की ओर कुछ शक्तिशाली बढ़ रहा था। लगभग 3000 ईसा पूर्व में पोंटिक कैस्पियन स्टेपी से एक नई जनसंख्या आई, जिसे पुरातत्वविद यमनाया और बाद में कॉर्डेड वेयर संस्कृति के रूप में जानते हैं। इन समूहों ने धातु के उपकरण, पशुपालन और पितृवंशीय रेखा R1A Z280 को प्रस्तुत किया, जो आज भी लिथुआनियाई पुरुषों में सामान्य है। ये नवागंतुक स्थानीय शिकारी संग्राहकों को प्रतिस्थापित नहीं करते, बल्कि आनुवंशिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि स्तेपी पुरुषों ने U5 और H जैसी स्थानीय मातृवंशीय रेखाओं वाली महिलाओं से विवाह किया। इस मिश्रण ने एक स्थिर आनुवंशिक संरचना बनाई, जो बाद के बाल्टिक लोगों से मिलती जुलती थी। सांस्कृतिक और भाषाई परिवर्तन भी शुरू हुए, जिससे एक विशिष्ट बाल्टिक पहचान की नींव पड़ी, जिसने स्तेपी की नवीनता और स्थानीय विरासत को जोड़ा। फिर भी एक दूसरी शांत प्रवासन लहर आने वाली थी, और भी ठंडे क्षेत्र से। लगभग 500 ईसा पूर्व बाल्टिक क्षेत्र में एक नई पितृवंशीय रेखा प्रकट हुई, हैप्लोग्रुप N1C, जिसकी जड़ें साइबेरिया और यूराल पर्वतों में हैं। पहले के प्रवासों के विपरीत यह आंदोलन
युद्ध या बड़े पैमाने पर जनसंख्या परिवर्तन से जुड़ा नहीं था। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि फिनो-उग्रिक क्षेत्रों से छोटे समूह व्यापार और मौसमी संपर्क के माध्यम से पूर्वी बाल्टिक पहुंचे। उनके जीन धीरे धीरे स्थानीय आबादी में घुल मिल गए, बिना किसी व्यवधान के। आज लगभग एक तिहाई लिथुआनियाई पुरुष N1C रखते हैं। यह अनुपात केवल अन्य बाल्टिक और फिनिक जनसमूहों के साथ साझा है। इसने लिथुआनिया को यूरोप के उन दुर्लभ क्षेत्रों में से एक बना दिया जहां स्टेपी और साइबेरियाई दोनों पितृवंशीय रेखाएं साथ पाई जाती हैं। दो पितृवंशीय रेखाएं, एक प्राचीन मातृ केंद्र। फिर भाषा ने रक्त नहीं, इन्हें गेन लगभग मिटा क्यों दिया? लिथुआनियाई भाषा उन विशेषताओं को संजोए हुए है जो लगभग सभी अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं से गायब हो गईं। इसमें अब भी 7 संज्ञा कारक, द्विवचन रूप और स्वरों की एक पद्धति है जो प्राचीन संस्कृत और यूनानी जैसी है। मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक काल में लिथुआनिया के शासक वर्ग ने प्रशासन और प्रतिष्ठा के लिए स्लाविक और बाद में पोलिश को अपनाया, जबकि आम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लिथुआनियाई बोलते रहे। इससे लिखित और बोली जाने वाली भाषा के बीच एक सांस्कृतिक अंतर तो पैदा हुआ, पर जैविक नहीं। आनुवंशिक आंकड़े दिखाते हैं कि इन भाषाई परिवर्तनों के दौरान कोई बड़ा जनसंख्या परिवर्तन नहीं हुआ। लोग वहीं रहे, केवल शासकों की भाषा बदली। यदि रक्त बाल्टिक ही रहा और भाषा ने विदेशी प्रभावों का प्रतिरोध किया, तो इतिहासकारों ने सदियों तक लिथुआनिया की पहचान को गलत कैसे समझा? सदियों तक पड़ोसी शक्तियों के राजनीतिक प्रभुत्व ने यह भ्रम पैदा किया कि लिथुआनिया स्लाविक दुनिया का हिस्सा है। ग्रैंड डची के आधिकारिक दस्तावेज रूथेनियन में लिखे गए और बाद में कानून तथा शिक्षा की भाषा पोलिश बन गई। इसके बावजूद आनुवंशिकी एक अलग कहानी कहती है। पोलैंड या बाल्कन जैसे क्षेत्रों के विपरीत, जहां लगातार विजयों ने पितृ डीएनए में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया, लिथुआनिया में अद्भुत स्थिरता दिखाई देती है। वही स्टेपी और साइबेरियाई वाई क्रोमोसोम रेखाएं जो प्रागैतिहासिक काल में प्रकट हुई थीं, मध्य युग तक जारी रहीं। यहां तक कि जब स्लाविक भाषा उत्तर के वनों में फैली, तब भी उसने मौजूदा बाल्टिक आबादी को आत्मसात किया, न कि उन्हें विस्थापित किया। परिणाम स्वरूप एक सांस्कृतिक मुखौटा बना, जिसके नीचे एक पुराना वंश शांतिपूर्वक बना रहा। फिर भी एक अध्याय अब तक अनपढ़ा है। वे सदियाम जब बाल्टिक अभिलेख सचमुच राख में बदल गए। 500 से 800 ईस्वी के बीच लिथुआनिया में दफनाने की प्रथाएं पूरी तरह बदल गईं, क्योंकि दाह संस्कार ने दफन को प्रतिस्थापित कर दिया। इस नई प्रथा ने लगभग कोई अस्थि अवशेष नहीं छोड़े, जिससे आनुवंशिक रिकॉर्ड में बड़ा अंतर आ गया। पुरातात्विक आनुवंशिकी के लिए इसका अर्थ है कई शताब्दियां बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के। फिर भी आधुनिक तकनीकों से अब दांतों के इनेमल और खोपड़ी के ठोस भाग से डीएनए निकाला जा सकता है, भले वे आंशिक रूप से जले हों। इन नमूनों से पुष्टि हुई है कि लिथुआनियाई लोगों ने प्राचीन यूरोपीय शिकारी संग्राहक स्टेपी और साइबेरियाई तत्वों का उच्च अनुपात बनाए रखा, जिससे यूरोप में सबसे निरंतर आनुवंशिक प्रोफाइलों में से एक बनी। फिर भी शोधकर्ताओं का मानना है कि राख के नीचे अब भी कुछ उत्तर सोए हुए हैं। कौन सा छिपा हुआ डीएनए अब भी लिथुआनिया की मिट्टी के नीचे विश्राम कर रहा है,